So, hi everyone, my name is Tarun. Welcome to our YouTube channel. Now, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसके बाद में हम पार्ट सेकंड हमारा ये और आपने लाइक हो मैं ये मान के चल रहा हूँ लाइक आपने कवर कर लिया वो जो पार्ट पहला किया था हमने उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो कवर कर लिया होगा। हम जो पार्ट सेकंड है इसका वो कवर करने वाले हैं और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी इनकम टैक्स की। और अगर आप लाइक हमारे जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखोगे इनकम टैक्स तो उसके अंदर हमारा पूरा इनकम टैक्स यूजीसी नेट का पूरा है कंटेंट। तो उससे रिलेटेड कोई भी हम वीडियोज नहीं अपडेट करते हैं अपलोड करते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे चेक कर लो। और उसके अंदर इनकम टैक्स से जितनी वीडियोज है इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले से क्या करते कि पहले हम जो कंटेंट अपलोड करते थे ना वो था लाइक हम कम एफर्ट्स तो करते थे बट उसमें लाइक काफी लाइक जैसे कि प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि माइक से रिलेटेड हो गया, लाइट से रिलेटेड, वॉइस से इश्यूज, कभी डिस्कनेक्ट हो गया, वाईफाई से रिलेटेड काफी इश्यूज आते थे। बट हमने अभी जो स्टार्टिंग की है लाइक हमने पूरा न्यू वे से किया है। कंप्लीट जो सेटअप हमने नया तैयार किया क्योंकि हमने जगह शिफ्ट किया। अभी पहले हम जो सेटअप तैयार यूज करते थे वो हम दूसरा यूज करते थे, अभी नया सेटअप यूज कर रहे हैं अभी। तो अभी हमारा जो कंटेंट है काफी हम धीरे धीरे इंप्रूव करें उससे जो पहले प्रोवाइड करते थे ना कंटेंट उससे 10 गुना अच्छा और 10 गुना अच्छा लाइक तैयार करेंगे। और हम धीरे धीरे और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम पूरा कंटेंट यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं कि हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। ये हमारे ये नहीं कि हमें फ्री लाइक हमारा मेन एम ये है कि लाइक फ्री एजुकेशन लाइक प्रोवाइड करना थ्रू यूट्यूब चैनल। एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो रूरल एरिया में रहते हैं अर्बन में रहते हैं और लाइक कुछ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि लाइक एग्जाम की प्रिपरेशन करने में तो उनको डिफिकल्टी आती है, वो लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने प्राइसेस इतने इंक्रीज कर रखे हैं कोचिंग के, वो लाइक उनका मेन एम ये होता है कि लाइक मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा बट ये नॉर्मली क्या होता है कि फीस चार्ज करना और हायर प्राइस चार्ज करना। तो वो हमारा लाइक मेन एम ये नहीं है कि हमारा प्रॉफिट अर्न करना, मेन एम ये है कि लाइक स्किल्स को इम्प्रूव करना हमारी भी और आपको क्या होगी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इंक्रीज हो। और आप अगर कमेंट करते हो तो हमें एक चीज को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमारी वीडियोस देख रहे हैं और कितना अच्छा फीडबैक मिलता है क्योंकि फीडबैक ऐसा होता है टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है जिससे लाइक फीडबैक मिलता है तो अच्छी चीजें हमें भी सीखने को मिलती है कि कुछ क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो लाइक हम दोनों वे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं वीडियोज में, ऐसा नहीं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लाइक हम लाइवली कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, क्या करना क्या नहीं करना, कॉमर्स ये निकले हम किसी पेपर 1 पेपर 2 का, हम पेपर 1 से रिलेटेड भी लाइक हमें आइडिया पेपर 2 का भी है, पेपर 1 पेपर 2 का बोथ का कंबाइन उसका हम कह सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको लाइक जो ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं जैसे कि जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक लाइक ऑल इंडिया रैंक जिनकी आ चुकी है, अगर आप उनको हमारी वीडियोज में लेके इनवाइट हमारे यूट्यूब चैनल पर इनवाइट लाइक चाहते हो कि हम इनवाइट करें उनको तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कि हमें लाइक स्पीकर्स बुलाने चाहिए लाइक मोटिवेट करने के लिए। और कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हो तो लाइक आप कमेंट कर दो क्योंकि हम ये चीजें डायरेक्ट डिस्कस कर पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू। लाइव स्ट्रीमिंग के लाइक हम डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हो, लाइक हम सो वो कर सकते हैं। या दूसरा हम यूज कर सकते हैं टेलीग्राम पेज का, टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट हो जाइए, आप वहां पे भी कर सकते हो कि लाइक कमेंट कर सकते हो, सॉरी मतलब मैसेज डाल सकते हो। तो हम उससे क्या है कि जैसे गूगल मीट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो लाइक एक हमारा ग्रुप बन जाएगा। और दूसरा ये कि लाइक आपको प्रॉब्लम फेस करे तो आप दूसरे बच्चे क्या फेस कर रहे हैं तो लाइक प्रॉब्लम शेयर करने से क्या होता है कि लाइक कोई भी डिफिकल्टी फेस उसकी हेल्प हो जाती है। और दूसरा ये क्या होता है कि लाइक प्रॉब्लम्स कम होने से ही होती है, ऐसे नहीं शेयर करने से कम होती है, रिड्यूस होती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हम क्या डिस्कस करेंगे आज। वो हम डिस्कस करेंगे कि
इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर जो कौन राइट देता है कि इनकम इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करना है, वो हमें राइट देता है आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7। हम इसको रोमन में ही लिखेंगे। आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 जो हमें राइट देगा इनकम टैक्स चार्ज करने का, राइट फॉर इनकम टैक्स चार्ज। अब इसके अंदर इनकम टैक्स चार्ज कौन कर कौन कौन सकता है? अब होता है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट को हमें लिख रखा एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 के अंदर यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स। अब गवर्नमेंट अब यूनियन लिस्ट क्या कह सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ये क्या करती है? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82 है जो कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है। टैक्सेज ऑन इनकम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है टैक्सेस इनकम के ऊपर अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी को कोई राइट नहीं है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो टैक्स चार्ज करे। अब एग्रीकल्चर के ऊपर फिर टैक्स चार्ज करेगा कौन? वो लिखा गया है स्टेट लिस्ट के अंदर। अगर एक पर्सन की व्यक्ति एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो इसकी कुछ कंडीशंस है। नॉर्मली एग्रीकल्चर, अगर प्योर एग्रीकल्चर इनकम है, प्योर एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर एक पर्सन सैलरी या कोई भी बिजनेस से पैसा अर्न कर रहा हो, एग्रीकल्चर एक सर्टेन लिमिट से पैसा अर्न कर रहा है, तब टैक्स लगेगा। वो भी कंबाइंड मेथड यूज करेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू हम टैक्स चार्ज करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली कोई पर्सन प्योर एग्रीकल्चर इनकम जो अर्न कर उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर एक पार्ट है, एग्रीकल्चर 10I के अंदर टैक्स 10(1) सब सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, उसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर इनकम का। काम आंसर का स्टेट लिस्ट के अंदर जो एंट्री नंबर 46 के अंदर लिख रखा है, एंट्री नंबर 46 जो हमें राइट देगा टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर हमें टैक्स चार्ज करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट जो मिक्स होता है, जो टैक्स चार्ज किया जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाएगा। जो एंट्री सॉरी हाँ जो कौन इसकी कोई एंट्री नहीं है, कॉन्करेंट जो लिस्ट होगी वो अगर मिक्सअप होना कि स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके ही टैक्स चार्ज करेगी। ये है। अब इसके अंदर यही है इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 246 और शेड्यूल, हाँ आर्टिकल इसको रब हो गया ये आर्टिकल, हाँ इसको मैं हाईलाइट कर रहा था और रब हो गया रेड से। चलो तो मैं लिख बता देता हूँ। आर्टिकल 246 के अंदर, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 जो हमें राइट देगा इनकम टैक्स चार्ज करने का, और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है टैक्स पर एग्रीकल्चर के ऊपर
खाली स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स चार्ज करेगी, ये है इसके अंदर। और कॉन्करेंट लिस्ट मिक्स बोथ बाई, मिक्स सब दोनों ऐड करके कुछ ना कुछ पार्ट बाद में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बोथ बाई और स्टेट एंड सेंटर। अब हम बजट का डिस्कस करेंगे थोड़ा सा पार्ट। बजट होता क्या है? बजट बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च करना है। मान लो गवर्नमेंट बजट तैयार करेगी कि हमें इस साल फ्यूचर में, कि बजट प्लान होता है कि प्लान करेंगे फ्यूचर में हम एक्सपेक्टेड कि इतना हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना हम पैसा खर्च करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर होगा। और ये चीज हर साल इश्यू की जाती है। गवर्नमेंट बजट हमारा हर साल इश्यू होता है कि गवर्नमेंट इतना, मतलब कि 1 फरवरी को गवर्नमेंट निर्मला, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो फाइनेंस बिल के थ्रू फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं, उसके अंदर कि हमें इतना पैसा खर्च करना है, इतनी इनकम होंगी, ये थोड़ा इश्यू करते हैं इनकम टैक्स के अंदर में, ये चेंजेस कर रहे हैं, कितना हम टैक्स चार्ज करेंगे, थोड़ी कुछ चेंजेस लेके आती है हर साल। तो नॉर्मली इन्फॉर्म करते हैं कि ये नॉर्मली इश्यू करता है। अब बजट प्रीपेड किसके द्वारा किया जाता है? नॉर्मली हमारा मेन ये कि बजट तैयार कौन करता है? प्रीपेड बाई, नॉर्मली बजट इज प्रीपेड विच एक्ट? बजट इसको मैंने कट कर दिया। बजट इज प्रीपेयर्ड अंडर विच एक्ट? किस एक्ट के अंदर बजट को तैयार किया जाता है? वो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट को हम तैयार करते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। बजट को हम तैयार करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब बजट कितने प्रकार का होता है? बजट हमारा होता है 2 टाइप का। ये हमारा बजट है। हमारा बजट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। अब एक तो फाइनल बजट होता है, एक होता है हमारा इंटरिम बजट। फाइनली जो फाइनल बजट होता है ना हमारा, वो कब इश्यू होगा? एक फिक्स डेट है कि जो एवरी ईयर, हर साल इश्यू किया जाएगा बजट हमारा, एवरी ईयर ऑफ फर्स्ट फेब, 1 फरवरी को हर साल इश्यू किया जाएगा। फेबरी फेब्रुवरी। और इंटरिम बजट जो है हमारा, वो इशू कब किया जाएगा? वो जब जिस साल इलेक्शंस है हमारे, उस साल इंटरिम बजट, जैसे कि गवर्नमेंट का इलेक्शंस है, मान के चलो 2024 में इलेक्शंस थे। अब जैसे कि इलेक्शंस है एमपी, लाइक एमपीज बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, जो जिसको हम नॉर्मली लोकसभा बोलते हैं। तो वो इलेक्शंस होंगे ना, तो एमपी सिलेक्ट होते हैं, तो एमपीज बनेंगे। तो उस साल इलेक्शंस है, तो उस साल क्या होगा? इंटरिम बजट तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद में चेंज आए, मतलब कि गवर्नमेंट अगर फाइनली बन जाते हैं तो जीतती है, फिर बाद में दोबारा से अलग से बजट लेके आती है, इंटरिम बजट। और जिस साल इलेक्शन होता है वो इंटरिम बजट आएगा इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो 2 टाइप का बजट होता है, एक फाइनल बजट होता है जो फाइनल 1 फरवरी को आएगा, इंटरिम बजट जिस साल इलेक्शन होता है, तो इंटरिम बजट।
और आगे इन बजट, बजट के अंदर फाइनेंस बिल, इन बजट फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड विद, प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेड विच अपडेट फाइनेंस बजट, जो बजट का जो फाइनेंस बिल होता है ना, उसके अंदर प्रेजेंटेड विच क्या करेगा, विच अपडेट करेगा इनकम टैक्स के अंदर, विच अपडेट इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर कोई भी चेंज करना है तो बजट फाइनल जो फाइनेंस बिल होता है वो चेंज लेके आएगा। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी चेंज लेके आना होता है तो फाइनेंस बिल के थ्रू आएगा। अब मान के चलो फैब को, फेस्ट फैब को, अगर मान के चलो हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है, अकाउंटिंग ईयर तो नॉर्मली सबको पता है, वो कॉमर्स स्टूडेंट हो आप, तो हम 2 ईयर मान के चलते हैं। 1/4/2024, 31/3/25, और ये हमारी हो गई 31/3/26। अब 1 फैब को, 1/2/25, 1 फैब 2025 को हमारा आया क्या, फाइनेंस सॉरी बजट आया, बजट आया, फाइनेंस एक्ट आया, जो बताएगा कि हम इस साल ये इनकम जनरेट पे इतना टैक्स चार्ज करेंगे। कोई भी चेंजेस आता है वो लागू कब से होगा, वो होगा अप्लाइज फ्रॉम, ये 1 तारीख को हमने 1 फरवरी को बजट सुना दिया, ये लागू कब से होगा, अप्लाई फ्रॉम, अकाउंटिंग जब चालू होगा ना ये वाला, 1/4 1 अप्रैल 2025 से लेके 1/2026, नॉर्मली 1/4 से लेके 31 दिन तक जो काउंटिंग ईयर है उसके अंदर नेक्स्ट मतलब कि बजट एडवांस में आता है, प्लान बजट, तो अकाउंटिंग जो स्टार्ट होने वाला है उससे स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1/4/25 से लेके 1/26 तक। नॉर्मली हमारा क्या होगा, इस साल ये टैक्स चार्ज किए जाएंगे, ये इनकम है, इसके ऊपर ये बजट का, बजट इस साल से रिलेटेड मतलब कि 1 साल का, ये जो 25 से लेकर 26 तक 1 साल जो बनेगी इसके अंदर लागू किया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं अप्लाइज फ्रॉम 1/4 टू 31/3। इस साल में इस टाइम पे जो भी इनकम जनरेट की है, अब ये नॉर्मली बजट इस साल आया तो इनकम अगले साल की जो मतलब कि 25 से 26 के बीच में बनेगी ना, जो अप्रैल से लेके मार्च तक, तो उसमें जो इनकम जनरेट की है उसके बीच में उसका ऊपर टैक्स चार्ज होगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे कि अब जीएसटी रेट्स के अंदर चेंज आए, वो कब से लागू होंगे, जिस साल टैक्स रेट्स में चेंज आए उसी ईयर से ही लागू, मतलब कि उसी सेम डे से लागू हो जाएंगे। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स को क्या कहेंगे, बेसिकली जो चेंजेस होते हैं, कुछ भी जब चेंज कहेंगे, अगर वो है अमेंडमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज वो कब से लागू होंगे, वो लागू होंगे अप्लाइज फ्रॉम सेम डे, उसी सेम डे से लागू होंगे। और मतलब जिस साल हमने कुछ गवर्नमेंट ने चेंज किया तो उसी दिन से ही लागू हो जाएंगे।
अब ये क्या होती है, जो बजट गिव्स देता है हमें, क्या देता है, टैक्स रेट्स, वो फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से देता है। देखो, मतलब अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लो फंक्शंस, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एग्जाम में आता नहीं है। हाउ लो फंक्शन, लो हमारा कैसे काम करता है। तो जो हमने पहले बजट किया था वो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग था कि बजट लाइक बजट होता है, क्योंकि आगे हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें लाइक आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकम टैक्स रिलेटेड, क्योंकि हम अगर स्टार्टिंग से हाई लेवल से स्टार्ट कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगी, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हाई जाएंगे, जीरो से लाइक बेसिक टू हाई जाएंगे, ताकि इजीली आपको हायर लेवल की चीजें समझ में आए और इजी आप ग्रैब कर पाओ, वो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे लगे, इजी वे लगे। अब लो नॉर्मली क्या होता है, लो काम कैसे करता है, हाउ लो फंक्शंस। अब लो मेकर है, लो मेकर जो लो बनाते हैं वो क्या बनाएंगे, बिल बनाया, फाइनेंस बिल कहेंगे जिसको हम। ये क्या है, इन्होंने फाइनेंस बिल बनाया, तैयार किया, लॉ मेकर्स ने बिल बना दिया। अब ये पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में पास होगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें इन्होंने पास कर दिया भाई, ठीक है कि हम फाइनेंस बिल को पास कर रहे हैं, पास हो गया। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट इस पे अप्रूव करेगा, साइन करके देगा। जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा तब ये बनेगा फाइनेंस एक्ट। समझ में है कि एक्ट कैसे बनता है। एक्ट हमारा कैसे बनेगा, पहले हमारा लॉ मेकर्स बिल बनाएंगे, बिल दोनों हाउसेज में पास होगा, दोनों हाउसेज में पास होने के बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा उसको, और फिर बाद में वो लॉ बनेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करें, लॉ इम्प्लीमेंटेशन। लॉ तो हमने बना दिया भाई, ये लॉ है हमारा, लॉ को इम्प्लीमेंट तो करेंगे, कैसे करेंगे लॉ इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट बनाया गया है, मिनिस्ट्री बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कर विभाग, जो टैक्स क्या होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जनरेट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये किसके अंदर आएगा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसके अंदर हमारे दो पार्ट है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, डायरेक्ट टैक्सेज। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट बनाए गए जो लो इम्प्लीमेंट करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, फिर सीबीआईसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सीबीडीटी। सीबीआईसी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज।
कस्टम्स। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसके अंदर जो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि रूल्स क्या होते हैं, उसको पब्लिक को नोटिस, कोई भी चेंजेस आता है फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक को इन्फॉर्म करना नोटिफिकेशंस के थ्रू। सर्कुलर्स, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो सर्कुलर्स इश्यू करना डिपार्टमेंट को बेसिक क्लैरिफिकेशन के लिए। ये तीनों चीजें हेल्प करेगी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अब थर्ड है लॉ इंटरप्रेटर, जो लॉ को इंटरप्रेट करेगा। लॉ इंटरप्रेटर जो लॉ को इंटरप्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ये तीन चीजें, लॉ कैसे काम करता है। अब लॉ कैसे, मतलब अब हमने इसमें डिस्कस किया कि एक्ट कैसे बनेगा। अब एक्ट आ गया, एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स जो इम्प्लीमेंट करेगा। अब सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रूल्स हमने डिस्कस किए थे। रूल्स क्या होता है कि इनकम टैक्स को एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके अंदर जो रूल्स होंगे, रूल्स के लिए कोई भी इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं वो नोटिफिकेशन नोटिफाई करना टू द पब्लिक। सर्कुलर्स इश्यू किए जाते हैं, वो पब्लिक को इश्यू, सॉरी डिपार्टमेंट को इश्यू किए जाते हैं, जो इनकम टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट जो रिलेट करते हैं उनको, कि भाई ये फॉलो करना जरूरी है, कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लैरिटी के लिए तो सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे। ये चीजें हेल्प करते कि लोग को ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नाउ वी विल नेक्स्ट डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, और स्क्रीन जो लैग कर रही थोड़ा। एक बार, हाँ नाउ, हाँ नाउ इट इज प्रॉपर वर्किंग। सो देखो, अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट के अंदर कितने से फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट है। फाइनेंस एक्ट जो है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा, और फर्स्ट शेड्यूल कंटेन, पहला शेड्यूल है जिसके अंदर 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स के अंदर क्या है, पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 1 ये कहता है स्पेसिफाई, स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स। टैक्स रेट को स्पेसिफाई करने की, कितनी इनकम के ऊपर कितनी चार्ज होगा टैक्स अप्लीकेबल टू असेसमेंट ईयर। देखो, अब ये क्या कहता है कि स्पेसिफाई करेगा द रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल टू द असेसमेंट ईयर। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, हम पहले हम 4 पार्ट लिख देते हैं कि फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2,
पार्ट 2 के अंदर क्या है, रेट एट विच TDS is tax deduction at source is deductible in current financial year. और पार्ट 3 डिस्कस करेगा TDS ऑफ सैलरी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS होता है ऑफ सैलरी एंड टैक्स, TDS काट कट करना, जो इनकम हमने एम्प्लॉय को पे करनी है, एम्प्लॉयज के ऊपर TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज कट कर लेगा, तो हम किसके ऊपर से, सैलरी के ऊपर से, एंड कैलकुलेट करना एडवांस टैक्स ऑफ एडवांस टैक्स ये। और पार्ट 4 TDS from salary and calculation of advance tax, rules for calculation of net agriculture income। देखो पार्ट 1 स्पेसिफाई करेगा कि टैक्स रेट्स कितना चार्ज करेंगे टू द असेसमेंट ईयर। अगर मान के चलो असेसमेंट ईयर हमारा होता है, किसको बोलते हैं, एक चार, हमारा अब मान के चलो 1/4/2024, 24 से ये फिर 31/3/25 और ये हो गया हमारा 31/3/26। इस साल में हमने इस अकाउंटिंग ईयर को बोलेंगे प्रीवियस ईयर, जिसकी हम टैक्स जितना बन रहा है वो पे करेंगे इस ईयर में, कैलकुलेट करेंगे किस ईयर में, असेसमेंट ईयर में। ये हमारा होगा असेसमेंट ईयर, AY नहीं है, AI असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर विच इज विच which we calculate tax on the previous year. Normally the income generated which is relate to previous year, जो previous year से इनकम रिलेट करेगी, जो हमने जनरेट की प्रीवियस ईयर में, उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसके ऊपर हम टैक्स ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। मान के चलो इनकम हमने इस साल के बीच में हमने इनकम जनरेट की, 24 से लेके 25 के बीच में अकाउंटिंग ईयर में हमने इनकम जनरेट की और उसका हम टैक्स पे करेंगे इसके अंदर, असेसमेंट ईयर के अंदर कितना हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अगर असेस को बोलेंगे हम असेसमेंट ईयर, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्या होगा, जिस साल हमने इनकम जनरेट की उसका हम टैक्स पे करते हैं नेक्स्ट ईयर। और नॉर्मली ये पहले हम मेन ही है हमारे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्लैरिफाई करने क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, आप एक बार और बता दें तो प्रीवियस ईयर जिस ईयर हम इनकम कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर मान के चलो 24 से 25 के बीच में हमने इनकम जनरेट की। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैंने इस साल में इनकम जनरेट की और मेरा जो टैक्स बनता है, गवर्नमेंट नॉर्मली हर साल जिस साल इनकम हमने जनरेट की है ना, उसके ऊपर थोड़ा पार्ट टैक्स कट करती रहती है। तो वो अगले साल जो हमारे अगर ज्यादा टैक्स कट जाता है तो हम ITR फाइल करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा ITR फाइल किया, असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करते हैं।
आईटीआर फाइल वर्क क्या करती है, वो एक बेसिकली एडजस्टमेंट होती है कि आईटीआर फाइल होती है एडजस्टमेंट, वो ये बताएगी हमारी टैक्स लायबिलिटी बन कितनी रही है। अगर जो टैक्स पेयर उसने ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो वो रिफंड फाइल कर सकता है कि मेरे को रिफंड चाहिए, मैं ज्यादा टैक्स पे कर दिया, मान के चलो मेरे बने थे 50,000 रुपए टैक्स के, अब आपने कट कर लिए मेरे 70,000 रुपए, तो 20,000 रुपए वो रिफंड क्लेम करेगा, 20,000 रुपए उसके रिफंड अकाउंट में आ जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसे वर्क करता है। और ये टैक्स बन किसका रहा, किस ईयर का बना है, तो 70,000 रुपए जो कट किए थे ना, जो इसने इस साल पैसे जनरेट किए थे 24 से लेके 25 ईयर में, वो आईटीआर फाइल कब करेगा, असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, जिससे ईयर वो आईटीआर फाइल करेगा। नाउ लाइक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नाउ हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड, रेट एट विच टीडीएस इज डिडक्टेबल। मतलब टैक्स डिडक्टेड एट स्टोरेज, मान के चलो प्रीवियस के ईयर के अंदर जो जो उसने किस रेट से हम, जो रेट लगेगा टैक्स का, टैक्स डिडक्शन सोर्स किस रेट से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे टीडीएस। और उसके जो रेट्स है उसको पार्ट 2 के अंदर डाला गया है। और पार्ट 3 के अंदर टीडीएस फ्रॉम सैलरी, जो भी पर्सन सैलरी अर्न करता है, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्सेस, मान के चलो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय है वो, या कोई भी एडवांस जो टैक्स पे करना चाह रहा है, वो क्या होता है, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय होता है वो क्या करते हैं, उसको सैलरी जितनी बनती है ना उसमें से, जैसे कि मान के चलो कि कोई भी, आपने सुना भी होगा कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसमें भाई मेरे को काट पीट के इतने पैसे मिलते, तो कटते किसके है, मान के चलो एक व्यक्ति पर्सन इनकम अर्न कर रहा है, उसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, बेसिक इनकम से लिमिट से ज्यादा है, तो उससे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। जो भी वो टैक्स पे करेगा ना, तो उसके ऊपर एक गवर्नमेंट क्या करेगी, हर साल मतलब हर मंथ कुछ ना कुछ, जो सैलरी पे कर रही है तो गवर्नमेंट एडवांस में टैक्स कैलकुलेट करेगी, तेरा इतना टैक्स बन रहा है, तो हर साल हर मंथ वो इस ईयर में थोड़ा थोड़ा टैक्स पहले से कट करती रहेगी, ताकि उसको ज्यादा बर्डन, कि इस साल 31/3/5 को एकदम उसको बर्डन आए कि मैं एकदम से पे करने में टैक्स लायबिलिटी बन रही है 10-15 लाख, उसके लिए डिफिकल्ट होगा पे करना, तो गवर्नमेंट हर मंथ पे कट करती रहती है प्रीवियस ईयर के। तो ये होता है। अगर फिर ये हमने सैलरी का बताया था। एडवांस टैक्स क्या होता है कि कुछ इनकम ऐसी होती है कि वो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता है एडवांस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी शिप पे पर्सन रहता है तो उन्होंने कुछ टाइम इंडिया के अंदर रहता है, कुछ वो कुछ टाइम इंडिया के अंदर जनरेट करता है, कुछ आउटसाइड इंडिया से, तो नॉर्मली उसके ऊपर क्या होता है, एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट के इसके ऊपर, हमें नहीं पता कि इस अगले साल तो कहाँ पे रहेगा, तो इस साल टैक्स पे कर दो, तो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट अपने आप ही कलेक्ट कर लेती है उस साल जिस साल इनकम जनरेट की, एडवांस टैक्स। अगर व्यक्ति कोई भी एडवांस टैक्स पे करना चाहे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब पार्ट 4 के अंदर जो मेंशन कर रखा है, जो एक स्पेसिफिक एक तो अच्छा टॉपिक है, और इसके क्वेश्चंस काफी अब आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के, वो रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम हम बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है पार्ट 4 के अंदर। हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम इसके 2 से 3 क्लासेस के अंदर कवर होगा, नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो ये पार्ट 4 ऐसे। अब इनकम डिफाइन किसके अंदर कर रखी है, इनकम इज डिफाइंड अंडर, इनकम होती क्या है वो डिफाइन कर रखी है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, तो 24, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर मेंशन कर रखी है। अब इनकम के सोर्स, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या सोर्स होते हैं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इनकम टैक्स कभी भी ये क्लैरिफाई नहीं करती, ये नहीं कहता कि आपका सोर्स इलीगल है लीगल है, ये डील नहीं करता। और उसको मतलब है कि आपने रेवेन्यू इतना जनरेट किया, इनकम इतना जनरेट किया,
अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड इनकम है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे हम। बेसिकली गवर्नमेंट का काम देखिए, उसका ये काम ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स चार्ज करना इनकम के ऊपर। हमें ये मतलब नहीं इलीगल है इनकम या लीगल है, उसका ऊपर भाई साफ साफ है कि इनकम जनरेट की तो टैक्स पे करो, तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करना होता है। और सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं? अनलिमिटेड सोर्स, एक सोर्स नहीं है इनकम का। फिर सी, अब इनकम के अंदर कितने ऐड होते हैं? इनकम के अंदर होते हैं 5 ऐड। तो कैसे हो गए हेड्स ऑफ इनकम? वो क्या क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, और फिर आएगा पीजीबीपी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे 5 सोर्सेज इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमारे 5 ऐड है इनकम के। इसके जो इनकम हमारी बनेगी वो होगी, हमारे 5 ऐड है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके केसेस काफी आते हैं, सैलरी से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम अब डिस्कस करेंगे इनकम। इनकम क्या होती है? मींस रिसिप्ट, इनकम क्या होती है? एक टाइप की रिसिप्ट होती है, बट परंतु एवरी रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट उसको, एवरी रिसिप्ट इज नोट एन, इज नोट एन इनकम। देखो इनकम क्या होगी? जो नॉर्मली हम गुड्स गुड्स वगैरह सेल करके या पैसा हमने जनरेट किया है, कुछ हमने एफर्ट्स करके, वो रिसिप्ट होती है। और रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, कई कई टाइप की क्या होती है, रिसिप्ट इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि रिसिप्ट हमें पैसा तो रिसीव हुआ है, बट एक्चुअली हम उसको इनकम नहीं कह सकते। उसका क्योंकि रीजन ये है कि जैसे कि हमने लोन लिया किसी से, हमारे रिसिप्ट पे पैसा तो हमारे पास आया है, बट उसको रिसिप्ट कहते हैं, और उसको इनकम नहीं की, हमारी इनकम नहीं उसको, क्योंकि फिर हमारी उसके ऊपर लाइबिलिटी फ्यूचर में उसको पे करेंगे। अब रिसिप्ट क्या होती है? 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल जो रिसिप्ट है, ये नॉट टैक्सेबल। क्योंकि टैक्सेबल क्यों नहीं होती? टैक्सेबल नहीं होती, इसका रीजन ये है, ये कैपिटल रिसिप्ट वो टैक्सेबल नहीं होते इन द नेचर, जिनका नेचर कैसा है, इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड लाइबिलिटी, जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, जो हमें आर इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड लाइबिलिटी, जो हमें फ्यूचर में पे करना है ना, तो उसका जो नेचर लोन्स है, लाइबिलिटी है, वो हमारे कैपिटल रिसिप्ट रेट नहीं की जाएंगे। देखो ये हमारी, इसको मान के चलते हैं रिसिप्ट, ये हमारी रिसिप्ट तो है, बट रीपेड इन फ्यूचर, वो रीपे करेंगे हम इसको शॉर्ट लैंग्वेज में,
इन फ्यूचर, फ्यूचर में वापस करेंगे। रिसिप्ट बट रिपेड इन फ्यूचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट ऑल रिसिप्ट, जितनी भी हमारी रिसिप्ट है, आर नॉट कैपिटल रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट है जो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, आर रेवेन्यू रिसिप्ट। ये हमेशा क्या होगी? चार्जेबल टू टैक्स, टैक्स इनके ऊपर लगाया जाएगा। चार्जेबल टू टैक्स अनलेस, जब तक डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस इट्स गिवन, जब तक डिडक्शन एग्जम्पशंस इज गिवन नहीं दे रखा तब तक वो चार्ज की जाएगी। अब डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो रिपीटेड होती है टर्म्स इनकम टैक्स के अंदर, वो होता क्या है? अब डिडक्शन क्या होता है कि कुछ परसेंट इनकम का, जो भी हमने इनकम जनरेट की उसका कुछ परसेंट मतलब रिड्यूस करना है। जैसे कि मान के चलो हमने 50,000, 1 लाख रुपए इनकम जनरेट की, उसके ऊपर कुछ सर्टेन परसेंट इनकम चार्ज नहीं करनी, कुछ रिलीफ देना गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इनके उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करो, डिडक्शन देने की, पूरे के ऊपर नहीं, कि ठीक है भाई तुम ये चार्जेबल, मतलब कुछ पार्ट हम ऑफ कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्शंस दे रहे हैं। तो और एग्जम्पशन क्या होती है कि डिडक्शन क्या होगी, जो हम इसको पहले तो इनकम टैक्स में कैलकुलेट करेंगे, डिडक्शन ऐड करेंगे डिडक्शन को, ये मतलब इनकम को ऐड किया, ये हमारी इनकम हुई, फिर उसमें से डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे डिडक्शन को, ये हमारी डिडक्शन है। जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की, वो हमें डिडक्शन मिल जाए। जैसे कि हमने 5 लाख इनकम, हमारी 5 लाख, सॉरी हमारी 5 लाख टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, और उसके ऊपर सैलरी बन रही है, और उसके ऊपर 75,000 डिडक्शन मिल जाएगी हमें, तो कितना बनेगा? 4,25,000 रुपये करने हैं अभी। तो ये हमारा पूरा इनकम ऑफ ना होके खाली 75,000 रुपये रिड्यूस हुए इसके अंदर कुछ पार्ट, बाकी टैक्सेबल रहेगा ये पार्ट। तो ये क्या होगी? डिडक्शन। एग्जम्पशन क्या होगी? जो पार्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, प्योर एग्रीकल्चर पर्सन बंदा कमा रहा है, एक पर्सन है जो प्योर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, जैसे कि रूरल एरिया में रहता है, काफी रिच लोग रहते हैं, नॉर्मली गांव में रहते हैं जो रिच लोग रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि खेती वेती करते हैं, तो उनकी इनकम एग्रीकल्चर के अंदर है, एग्रीकल्चर इनकम है वो, नॉर्मल का मेन पर्पज ये एग्रीकल्चर का, नॉर्मल पैसा जनरेट किया, तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी, टैक्स नॉट पेड। तो वो क्या है? फुल्ली एग्जम्प्ट, कोई भी टैक्स के ऊपर इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाएगी, उसके उसकी जो भी इनकम बन रही है उसके अंदर वो एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट नहीं करी जाएगी, फुल्ली इनकम, फुल्ली एग्जम्प्ट, पूरे तरीके से एग्जम्प्ट रहेगी, एग्जम्पशन रहेगी, नोट, तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज ही नहीं किया जाएगा। अब जो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पर्सनल इफेक्ट होता क्या है। अभी डिडक्शन आपको नोट करवा दे, तो क्या क्या नोट करने वाली चीज है डिडक्शन और एग्जम्पशन।
अगर हम कुछ सेटिस्फाई करते कंडीशंस, पार्शियल एग्जम्पशन, इनकम का कुछ पार्ट पे टैक्स नहीं लगना, पार्शियल एग्जम्पशन, इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस अगर हम सेटिस्फाई करते हैं ना तो पार्शियल एग्जम्पशन मिल जाएगी हमें, पार्शियल एग्जम्पशंस इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर हमने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो पार्शियल एग्जम्पशन मिल जाएगी। सेकंड वन इज डीज इनकम फॉर्म पार्ट ये फ्रॉम है, फॉर्म में फ्रॉम पार्ट ऑफ, एफ आर ओ एम है, पार्ट ऑफ दीज इनकम फ्रॉम पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल जो इनकम है हमारी उसका कुछ पार्ट है टोटल इनकम, एंड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर टोटल इनकम का कुछ पार्ट वो क्या रहेगा, डिडक्शंस उसमें कुछ ऑफ रहेगा, अगर कुछ सेटिस्फाई कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर दे तो हमने, और वो कंडीशंस क्या अलग अलग रहती है, इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं किस टाइप की इनकम किस टाइप की रिसिप्ट है, इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जैसे कि डिडक्शंस, उसके ऊपर डिडक्शन हमें मिल जाएगी, डिडक्शन इज अलाउड। हम अब डिडक्शन दो टाइप की होती है, एक होता है इनकम बेस्ड, ये इस टाइप की इनकम है कि इस टाइप की इनकम जनरेट की, उस इनकम बेस्ड डिडक्शन, उसके ऊपर कुछ डिडक्शंस मिलने की, भाई कुछ ऐसा इनकम जनरेट किया है, कुछ ऐसी सोर्सेज है जिसके ऊपर डिडक्शन मिलती है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी के अंदर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट की, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट हो गया जो ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे कि उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर देती है, डिडक्शंस देती है, जैसे कि हाई मतलब कि एजु सॉरी मतलब चिल्ड्रन अलाउंस हो गए, या कुछ उसके ऊपर कुछ पार्ट ऑफ करना, एक्सपेंस हो गए बेस्ड होना। एग्जाम्पशंस क्या होना, जो इनकम में कैलकुलेट ही नहीं की जाएगी, मींस 100% एग्जाम्प्ट, 100% ही एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज ही नहीं होगा। और एग्जाम्प्ट दीज इनकम, ये जो इनकम होती है डोंट फॉल इन टोटल इनकम, टोटल इनकम में आती ही नहीं है ये इनकम। जब हम इनकम कैलकुलेट करें इसको इंक्लूड ही नहीं करेगा एग्जम्प्टेड इनकम को। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऐड की जो इनकम आई है, अब अज्यूम करें इसको 6 लाख आई है रुपए, 6 लाख है, तो एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख है, वो एग्रीकल्चर इनकम वो कितनी है, 6 लाख, वो एग्जम्प्ट रहेगी। ये इनकम में कैलकुलेट करेंगे, ये वाले इनकम में नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम कट कर देंगे, इंक्लूड ही नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, खाली मतलब ओनली हम इंक्लूड करेंगे 6 लाख रुपए को। टोटल इनकम हमारी कितनी है, टोटल इनकम टैक्स किस पे के ऊपर पे करेंगे, टोटल इनकम हमारी होगी ओनली 6 लाख रुपए। और ज्यादातर जो एग्जाम्पशन की लिमिट है
वो मेंशन की गई है सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 कवर्ड एग्जम्पशंस इनकम। ऐसे इनकम एग्जम्पशंस रहेगी जो इनकम पे एग्जम्प्ट रहेगी, टैक्सेबल चार्ज ही नहीं होगा। मतलब ऐसे इनकम जिसके ऊपर टैक्सेस कवर्ड एग्जम्पशंस इनकम, जो जिसके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्सेशन लाइक इनकम इंक्लूड ही नहीं की जाएगी हमारे टोटल इनकम के अंदर, एग्जम्प्ट रहेगी, वो सेक्शन 10 के अंदर मोस्टली इनकम्स दे रखी है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल इफेक्ट्स होता क्या है। ये अब हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल इफेक्ट्स का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके एमसीक्यू काफी आते हैं पर्सनल इफेक्ट्स के। पर्सनल इफेक्ट्स क्या होती है? जो भी एसेट हम अक्वायर्ड करते हैं, एसेट्स एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज, या कोई भी पर्सनल यूज के लिए एसेट्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, पर्सनल एसेट सेल करते हैं। वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये जो नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करेंगे हमारा प्रॉफिट गेन या इनकम के अंदर, बट कुछ इसके एक्सेप्शंस है कि ये चीजें हम इंक्लूड करेंगे अगर हमारे इन चीजों पे देखो। पर्सनल इफेक्ट क्या क्या है कि अगर इनके ऊपर हमें प्रॉफिट या गेन हो गया या कोई भी इनकम जनरेट हुई, ये हम इनकम टैक्स के अंदर हम इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। ये कुछ एक्सेप्शंस ऐसी है जिसके ऊपर हम टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी हमें प्रॉफिट होता है। तो एक्सेप्शंस क्या होगी? ये जो हम नीचे आइटम्स मेंशन करेंगे, दीज आइटम्स क्या होंगे? दीज आइटम्स आर टैक्सेबल, टैक्सेबल होंगे। अब वो आइटम है कौन कौन से? पहला आइटम है हमारा जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड हो गया, किसी भी टाइप की ज्वेलरी है, एंड बुलियंस जिसको हम डायमंड बोल सकते हैं, बुलियंस और डायमंड बोल सकते हैं जिसको, या प्रीसियस स्टोन जो बहुत ज्यादा लग्जरी एक्सपेंसिव स्टोन है जिसको सेल करने से काफी इनकम जनरेट होती है। ये दूसरा आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस ऐसे कलेक्शंस जैसे कि एंटिक्स है, बहुत ज्यादा एंटिक्स, ANTICS, ANTICS, ऐसे एंटिक्स जो काफी प्रीमियम है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि पुराने टाइम में बनवा दिया हमने, बाई कर लिए, और पुराने टाइम में कोई सेल वेल लगी होगी, ऑक्शन ऑक्शन सोर्स ऑक्शन में, जैसे कि आपने देखी भी होगी, जैसे कुछ ऑक्शन ऐसी होती है कि काफी प्रीमियम क्वालिटी के जो ओल्ड टाइम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल करते हैं, उनका जो प्राइस करोड़ों में होता है, उसको सेल करने पे क्या होता है कि काफी हमें प्रॉफिट होता है। जो सेल कर रहे हैं, हमें बाई कर रहे हैं, आज तो हमें सस्ते रेट में खरीद रहे हैं, बट फ्यूचर में काफी हाई वैल्यू होती है। जब उसको हम सेल करेंगे तो वो हमें टैक्सेबल रहेगी वो इनकम। या जैसे कि कुछ ड्राइंग्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, ड्रॉ कर जो आर्टिस्ट होता है वो काफी महंगी महंगी पेंटिंग, बहुत ज्यादा अच्छा खासा आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, वो इन बहुत ज्यादा अच्छे एंटिक्स, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाता है, उसकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है, तो उसके ऊपर कोई भी इनकम जनरेट होगी टैक्सेबल रहेगी उसको सेल करने से। हमारे पास है वो, उसको सेल करने से टैक्सेबल रहेगी।
और वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो ये उनके लिए होते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट जो नॉर्मली क्रिप्टो में डील करते हैं, या मतलब टोकन्स वगैरह जो डिजिटल करेंसी होती है, जो टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल रहेगी। वर्चुअल जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, काफी पैसा, लाखों करोड़ों में पैसा जनरेट करते हैं, हाई अमाउंट जनरेट करते हैं, तो वो चीज भी टैक्सेबल रहेगी, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब 5, कोई भी आर्ट, कोई भी वर्क है आर्ट का, वो भी टैक्सेबल रहेगा, एनी वर्क ऑफ आर्ट। स्कल्पचर्स, मूर्ति वगैरह हो गई, जैसे कुछ मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो काफी अच्छी होती है, प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो हमारे पास है, हम उसको सेल करने में काफी प्रॉफिट होता है, वो टैक्सेबल रहेगी। SCULPTURE, स्कल्पचर, SCULPTURE, मूर्ति, जिसको मोल्ड बोलते, मूर्ति वगैरह हो सकते हैं, नॉर्मली आज सकते हैं। और 7, इनमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, वो भी टैक्सेबल रहेगा। जैसे कि हमारे पास लैंड है, हमारे पास घर है, ऐसी चीज सेल करने से काफी प्रॉफिट होता है। अब हमारी एक चीज, ये हमारा हो गया पर्सनल इफेक्ट। अब हम एक छोटी सी चीज कवर करने वाले हैं, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके। इनकम टैक्स इज नथिंग, इनकम टैक्स इज नथिंग, इनकम टैक्स डील नहीं करता कि इनकम लीगल है या इलीगल है। इनकम टैक्स ये मैटर नहीं करता, बस उसके ऊपर वो इनकम कितनी है उसके ऊपर टैक्स पे करना कंपलसरी। इनकम को, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये टैक्स पे करो, हमें कोई मतलब नहीं कि इलीगल है इनकम, इलीगल है। इनकम टैक्स नथिंग, वो अगर इलीगल इनकम है तो दूसरे डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओनली ये हैंडल करेगा, टैक्स पे करो बस। इनकम टैक्स इज नथिंग, ये मैं सॉरी मेंशन भूल गया था। इनकम टैक्स इज नथिंग टू डू विद लीगल या इलीगल, लीगल और इलीगल के साथ डील नहीं करता। अगर इनकम लीगल है तो भी टैक्सेबल होगी, इलीगल है तो भी टैक्सेबल होगी, बोथ आर टैक्सेबल, बोथ आर टैक्सेबल। नाउ ये हमारे कुछ बेसिक्स थे जो हमारी क्लास सेकेंड के अंदर पार्ट के अंदर हमने कवर किए। अब हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम स्टार्ट करेंगे अब आगे से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जो आपको डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम का जो लिंक है हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और एंड अदर थिंग, अगर आपका ग्रुप वगैरह है यूजीसी नेट का, स्कूल वगैरह कॉलेज, सो स्कूल बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज के अंदर तो आप शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको डाउट वगैरह तो टेलीग्राम पे भी डाल सकते हो या कमेंट में भी डाल सकते हो, दोनों वे में कर सकते हो। एंड एनी अदर इश्यू एग्जाम से रिलेटेड, कैसे तैयारी करनी, स्ट्रेटेजीज वगैरह उससे रिलेटेड है तो भी कमेंट कर सकते हो। लाइक कमेंट से हमें फीडबैक भी मिल जाएगा, क्या कुछ हमें कंटेंट देना चाहिए, क्या कुछ कंटेंट बनाना चाहिए। लाइक क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो हेल्प होगी आपको भी। टिल देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।